गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पहली क्लासेज में लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्री हिस्टोरिकल पीरियड की जो रॉक पेंटिंग्स थी उन्हें समझा था। ये हमारा एनसीईआरटी का एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है उसका पहला चैप्टर था। आज हम उसके सेकंड चैप्टर पर बात करेंगे जो आर्ट्स ऑफ द इंडस वैली है। आर्ट्स ऑफ द इंडस वैली सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की कलाएं। कहा जाता है कि यदि हम हेडिंग्स को, टाइटल्स को और जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है, चाहे कहीं भी क्वेश्चन आए, यदि हम उसके टाइटल या क्वेश्चन के जो वास्तव में जो क्वेश्चन है उसको हम बार बार पढ़े तो हमें क्वेश्चन आधा समझ में तभी आ जाता है। ऐसे ही एनसीईआरटी का गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का वेलकम, प्रणाम। जल्दी से आइए सभी लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हैं, जब एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन को यदि ठीक तरीके से रीड करे और उसे समझे तो आधा सॉल्यूशन तो आपको तुरंत मिल जाता है, क्योंकि आपको ये पता चल जाता है कि वास्तव में लिखना क्या है। ऐसे ही हम चैप्टर का टाइटल भी देखेंगे कि चैप्टर का टाइटल क्या है। तो हमें देखो, आर्ट्स ऑफ द इंडस वैली, हमें यहां पर केवल सिंधु घाटी की कलाओं पर चर्चा करनी है, उसे ही डिस्कस करना है। लेकिन एक थोड़ा सा बैकग्राउंड सिंधु घाटी सभ्यता का बताना होगा, जिससे कि आपको इसकी कलाओं के बारे में बहुत सुव्यवस्थित तरीके से हम सारी चीजों को डिस्कस कर पाए। कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो 3 देशों में फैली हुई थी। यदि वर्तमान में देखें तो 3 देशों में इस सभ्यता का विस्तार मिलता है, जिसमें से भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। निश्चित रूप से सिंधु सभ्यता के काल में ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं रहा होगा, क्योंकि उस समय पाकिस्तान अस्तित्व में नहीं था और अफगानिस्तान भी अस्तित्व में नहीं था, और भारत जो जम्बू द्वीप के नाम से था जाना जाता था, जम्बू द्वीप पहला नाम था, तो वहाँ पर इस तरह का विभाजन नहीं था कि भारत। लेकिन वर्तमान में जब आप आज सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा करते हैं तो आपके सामने ये आता है कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में यह सभ्यता फैली हुई थी। और आप देख सकते हैं इस सभ्यता का विस्तार ये है। इसके अलावा इस सभ्यता का जो टाइम पीरियड था, इस सभ्यता का जो काल था, यानी कि जो समय था, वो क्या था, इस सभ्यता का काल भी बता देते एक बार कि क्या था। इस सभ्यता का काल क्या था। ये देखिए, इस सभ्यता का जो काल है, इस सभ्यता का जो काल है वो 2500 बीसी से 2500 बीसी से 1750 बीसी तक का है। ये बाय कार्बन डेटिंग यानी कार्बन डेटिंग के हिसाब से इसे तय किया गया है। C14 के द्वारा इसे तय किया गया इस काल को। यानी जो हम कलाएं आज पढ़ रहे हैं वो हमें 2500 बीसी से 1750 बीसी के बीच की कलाएं हैं। तो काल तो तय हो गया, यानी कि पीरियड तय हो गया इसका कि यह पीरियड है। यह भी तय हो गया कि यह सभ्यता 3 देशों में फैली हुई थी। यदि इसके विस्तार की बात करें तो यह सभ्यता 3 देशों में फैली हुई थी, जिसमें से एक इंडिया है, एक पाकिस्तान है और एक अफगानिस्तान है। 3 देशों में इस सभ्यता का विस्तार हमें मिलता है।
ये इसलिए बताया जा रहा है कि आप जानेंगे कि भारत में इसके बहुत सारे साइट्स हमें मिले हैं। मैंने कल बताया था कि अब तक लगभग 2000 से ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। हालांकि बड़े नगर कम मिले हैं, लेकिन छोटे छोटे स्थल हमें बहुत ज़्यादा मिले हैं। और ये स्थल ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में सबसे ज़्यादा भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में मिले हैं। अफगानिस्तान में सबसे कम स्थल मिले हैं इसके, पाकिस्तान में भी स्थल मिले हैं काफ़ी, और भारत में तो बहुत अधिक स्थल, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थल भारत में मिले हैं। तो 3 देशों में मिला। भारत में बहुत बड़े बड़े शहर हमें मिले, जैसे कालीबंगा मिला, रोपड़ मिला, लोथल मिला, दायमाबाद मिला, आलमगीरपुर मिला, कई सारे विशेष सुरकोटदा मिला, धोलावीरा मिला, राखीगढ़ी मिला, बनवाली मिला हरियाणा से। ये सब साइट यहां से खोजे गए हैं और इन सभी पुरा स्थलों से कुछ ना कुछ उत्खनन हुआ है जो हमें प्राप्त हुआ है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के रूप में। और उन्हीं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में उनकी कलाओं के विषय में भी हमें जानकारी मिली है। तो पुरातात्विक स्रोत ही हमारे पास विद्यमान है जिनकी कला, या जिस संबंध में आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिस कला पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो 3 देशों में ये फैला हुआ था। कल बताया था कि डिस्कवरी की यदि बात करें, खोज की बात करें सभ्यता की, तो दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसे खोजा गया था। अंडर द गाइडेंस ऑफ जॉन मार्शल के निर्देशन में यह खोज हुई थी। जॉन मार्शल के निर्देशन में यह खोज हुई थी। और पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया था। दूसरा स्थल इसका मोहनजोदारो खोजा गया था, यानी मोहनजोदड़ो खोजा गया था। और तीसरा स्थल चन्हुदड़ो खोजा गया था। तो ये तो एक कॉमन बात है। अब एक बात यहां पर हम और समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर किसी भी सभ्यता को समझने के लिए हमें 3-4 चीजों पर ध्यान देना पड़ता है, और सभी चीजें उसी से संबंधित होती है। किसी भी सभ्यता को आप पढ़े, एनसीईआरटी में पढ़े, किसी भी चैप्टर को पढ़े, किसी भी सभ्यता को पढ़े, 4 चीजें आप कॉमन हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, कौन कौन सी, ये इसको समझ लो एक बार। ये आप ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए कोई भी सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, उस सभ्यता में हमें वहां के समाज को समझना पड़ता है। यानी यदि हम उसके समाज, सोसाइटी को समझ ले, सोसाइटी कैसी थी, तो हमें पता चल जाता है कि वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा रहा है। किसी भी सभ्यता का समाज कैसा रहा है, उसका पॉलिटिकल सिस्टम समझ ले, पॉलिटी समझ ले, यानी कि उसकी राज व्यवस्था। राज व्यवस्था का मतलब है कि उसकी राजनीतिक परिस्थितियां या राजनीतिक तरीके, तौर तरीके क्या थे। इकोनॉमी समझ ले, यानी आर्थिक व्यवस्था समझ ले। आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ हम इसके कल्चरल एस्पेक्ट समझ ले। कल्चरल एस्पेक्ट का मतलब है सांस्कृतिक जो पक्ष है वो समझ ले, जिसमें धर्म, शिक्षा इत्यादि सभी आ गए। धर्म, शिक्षा, रिलीजन, एजुकेशन आ गए, ये समझ ले। तो 4 चीजों को यदि आप समझ ले तो बहुत बेहतर तरीके से आपको कोई भी सभ्यता समझ में आ जाएगी। सोसाइटी का ताना बाना कैसा था, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, ताकि हम जान पाए कि उस समय व्यापार होता था, कृषि होती थी, या फिर अन्य साधनों से टैक्सेशन पे कैसे किया जाता था। इन सब की चर्चा हम आर्थिक परिस्थितियों में करते हैं या आर्थिक व्यवस्था में करते हैं। और एक काल है सांस्कृतिक, जिसमें धर्म इत्यादि आता है। वहां का धर्म कैसा था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का समाज को यदि हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज 6 वर्गों में विभाजित था। जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हमें मिले हैं उनके आधार पर चीजें हमने तय की है। ध्यान दे,
हमारे पास इस काल के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है, लिटरेरी सोर्सेस भी है, लेकिन लिटरेरी सोर्सेस पढ़े नहीं गए हैं क्योंकि ये सभ्यता प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में आती है। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड का मतलब है आधे ऐतिहासिक काल में आती है। आधे ऐतिहासिक काल की विशेषता यही है कि वहां पर लिपि ज्ञात तो है लेकिन उसे हम पढ़ नहीं पाए। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है और इसमें 250 से 400 सिंबल है, लेकिन हम इसे आज तक ये अनडिसिफर्ड है। इतिहासकार कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं 250 से 400 जो पिक्टोग्राफ है या जो सिंबल है उनमें से हम 80 पढ़ चुके हैं, लेकिन जब तक पूरी लिपि दोस्तों सामने नहीं आ जाती तब तक कुछ सिंबल को पढ़ने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः इनके अभिलेखों में, इनके इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा हुआ है ये हमें सही सही समझ में नहीं आया। तो जो भी जानकारी हमारे पास अवेलेबल है वो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर मिली हुई है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है जो हमें खुदाई में मिले हैं। उसी के आधार पर समाज को भी तय किया गया है। मोटे तौर पर समाज का विभाजन किया गया है और कहा गया है कि समाज पृष्ठ क्लास यानी कि पुरोहित वर्ग में, क्षत्रिय वर्ग में यानी कि जो दूसरे वाला एडमिनिस्ट्रेटर थे वो, पीजेंट्स थे किसान, कारीगर थे आर्टिसंस थे, इन सब वर्गों में लेबर क्लास थी, इन सब वर्गों में इसे बांटा गया। इनको बस ध्यान से सुन लो आप, 6 वर्गों में डिवाइड किया गया समाज को। यदि देखें सोसाइटी की बात करें तो 4 चीजें हमने बताई, समाज, राज व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और धर्म और शिक्षा। अब यदि हम बात करें समाज की तो समाज कैसा था, एक बार की समझ लेते हैं कि समाज कैसा था, सोसाइटी कैसी थी। तो सोसाइटी में 2-3 चीजें आती है, जैसे एक तो सबसे बड़ी बात है कि उसका क्लासिफिकेशन यानी कि समाज का विभाजन कैसे था। तो हमने बताया कि सोसाइटी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेज, 6 वर्गों में यह समाज विभाजित था। समाज का वर्गीकरण कितने भागों में था? 6 वर्गों में समाज विभाजित था, 6 क्लासेस, 6 क्लासेस। और ये कौन कौन से थे? पृष्ठ क्लास हो गया, पृष्ठ का मतलब है पुरोहित वर्ग। एक तो पुरोहित वर्ग जो पूजा पाठ का काम करते थे वो थे, एक एडमिनिस्ट्रेटर या रूलर क्लास जो थी यानी कि जो क्षत्रिय वर्ग था, या रूलर का मतलब यहां पर है क्षत्रिय जो कि शासन संबंधित काम देखते थे। फिर ट्रेडर्स थे, ट्रेडर्स का मतलब है व्यापारी वर्ग था। देखिए कैसे इसे बांटा गया, व्यापारी वर्ग था। और इसके अलावा पीजेंट्स थे, पीजेंट्स जो थे वो किसान वर्ग कहेंगे आप उसे। इसके अलावा पोटर्स थे, पोटर्स का मतलब है यानी कि जो बर्तन बनाने वाले थे वो थे, यानी कि मृदभांड बनाने वाले, कुम्हार वर्ग इनको बोला जाता था। और एक लेबर क्लास था, लेबर क्लास का मतलब है यानी श्रमिक वर्ग, श्रमिक वर्ग यानी कि जो श्रम करता था, मजदूर वर्ग था वह था। ये सब ये क्लास में बंटवारा है। समाज को इस तरीके से डिवाइड किया गया था। और समाज के साथ साथ में ही फिर हम ये देखते हैं कि क्या इनके कोई मनोरंजन के साधन थे, देयर इंटरटेनमेंट सोर्सेस क्या थे? थे इनके इंटरटेनमेंट सोर्सेस भी, गैम्बलिंग, चेस, डांस। इनका समाज कैसा था? क्या पितृ प्रधान था या माता प्रधान था? तो इनके समाज को पितृ प्रधान समाज के माता प्रधान समाज के रूप में जाना जाता है। महिलाओं की बहुत सारी मूर्तियां मिली है। पृथ्वी को उर्वरता की देवी बताया गया है। मातृ देवी की बहुत ज्यादा मदर गोडेज के आइडोल्स मिले हैं, जिससे हमें ये इतिहासकारों ने पता लगाया कि देयर सोसाइटी वाज मैट्रियार्कल सोसाइटी। मैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब है
मात्र सत्तात्मक समाज, मैट्रियार्कल सोसाइटी। मैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब है मात्र सत्तात्मक समाज। मात्र सत्तात्मक समाज यानी कि माता की सत्ता विद्यमान थी। मनोरंजन के साधन मैंने बताया कि गैम्बलिंग, चेस एंड डांस थे इनके। ये एक बार हम समाज आपको इसलिए बता देना चाहते हैं ताकि आप समाज समझ ले कि किस तरीके से, क्योंकि जो उपकरण हमें मिलेंगे वो इसी तरीके से तो मिलेंगे। हमें पासा मिला है, हड़प्पा से डाइस मिले हैं। हड़प्पा जो पूरा स्थल है वहां से डाइस का मिलना इस बात को इंडिकेट करता है कि ये लोग शतरंज खेलते थे, चेस खेलते थे। शतरंज का आविष्कार भी भारत में हुआ था। द गेम ऑफ चेस वाज इन्वेंटेड इन इंडिया। शतरंज का आविष्कार भारत में ही हुआ था। और गैम्बलिंग, जुआ खेलते थे ये लोग, और डांस, नृत्य करते थे ये लोग। यानी कुल मिलाकर ये इनके मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। लेकिन एक बार की यदि हम इनकी लिपि पर बात करें, देखिए समाज को ही हम आपको समझा रहे हैं। पहले हमने ये बता दिया कि समाज कितने वर्गों में बटा था, फिर हमने समझा दिया कि समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। फिर हमने समझा दिया कि इनके मनोरंजन के साधन क्या थे। इंटरटेनमेंट सोर्सेस वर गैम्बलिंग, चेस एंड डांस। इसके अलावा यदि हम इनकी स्क्रिप्ट को समझे तो एक बार स्क्रिप्ट भी देख लेते हैं कि स्क्रिप्ट क्या रही। स्क्रिप्ट का मतलब है लिपि। अब आपकी लिपि जो है क्या है, देवनागरी है। जैसे हम हिंदी भाषा का यूज करते हैं तो हम देवनागरी लिपि लिखते हैं, लिपि जिसमें हम लिखावट करते हैं। तो संस्कृत की भी देवनागरी लिपि ही है, क्योंकि उसे भी इसी प्रकार से लिखा जाता है। तो इनकी लिपि क्या थी, ये मुद्दा है। तो इसकी लिपि के बारे में कहा जाता है कि इनकी लिपि पिक्टोग्राफिक थी। पिक्टोग्राफिक का मतलब है भाव चित्रात्मक लिपि। भाव चित्रात्मक का मतलब है यानी कि जो सिंबल है वो इसमें दिए गए थे, भाव चित्रात्मक सिंबल दिए थे। और देयर आर 250 to 400 सिंबल्स इन दिस स्क्रिप्ट। यानी कि इन स्क्रिप्ट में कितने सिंबल्स है, 250 से 400 सिंबल इस स्क्रिप्ट में हमें मिलते हैं। अब तक मिले हैं। अब आप सोच के देखो, हिंदी यानी कि देवनागरी लिपि में कितने अक्षर है, तो आप कहोगे 52 है। इंग्लिश में कितने हैं, 26 है। चाइनीज में 90 से ज्यादा है। और आप चाइनीज लैंग्वेज को दुनिया की सबसे टफ लैंग्वेज के तौर पर जाना जाता है। चाइनीज जो लैंग्वेज है दुनिया की सबसे टफ लैंग्वेज के तौर पर जानी जाती है। तो उसमें कितने हैं, 90 से ज्यादा। लेकिन आप ये देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि क्या है, 250 to 400 सिंबल्स मिल चुके हैं। और तभी तो ये लिपि, जितने अक्षर या जितनी लिपि, देखिए इंग्लिश आसान लैंग्वेज है एज कंपेयर टू हिंदी, क्योंकि उसमें 26 ही है। हिंदी ज्यादा टफ है। जितने अक्षरों या सिंबलों की संख्या बढ़ती जाएगी, सिंबल्स की संख्या बढ़ती जाएगी, उतनी ही लिपि कठिन या भाषा कठिन होती जाएगी। तो जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है उसमें 250 से 400 सिंबल है। इसका मतलब है कि वह बहुत ज्यादा कठिन है और उसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। प्रयास 30 साल से जारी है। 1991 के आसपास तक आते आते लिपि सामने आ गई थी 1991 में, और उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। लिपि कैसी थी वो हम आपको अभी दिखाएंगे कि किस प्रकार की लिपि का प्रयोग यहां पर किया जाता था, पिक्टोग्राफिक। बस इतना जान लीजिए कि कितने, 250 to 400। और इस लिपि को दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब है कि यह लिपि जैसे हम हिंदी को लिखते हैं या इंग्लिश को लिखते हैं बाईं से दाईं ओर,
ऐसे नहीं लिखा जाता था, बल्कि दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था और फिर बाईं ओर पहुंच करके वहीं से नीचे उतरा जाता था। जैसे मान लो हमने लिपि को यहां से लिखना शुरू किया तो ऐसे हम इसे लिखेंगे और यहीं से फिर नीचे उतरेंगे और फिर इस तरीके से हम यहां तक जाते जाएंगे। तो यानी दाएं से बाएं और फिर यहीं से नीचे उतरकर बाएं से दाएं, ज्यादा कष्ट नहीं करते थे। यानी दाएं से बाएं लिख लिया और वहीं से नीचे उतरकर फिर बाएं से दाएं, यानी राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ऐसे लिपि लिखी जाती थी। लिपि क्यों बता रहा हूं? लिपि भी कल्चर का एक पार्ट है, संस्कृति का एक भाग है। लिपि इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से बहुत सारी मुहरें मिली हैं और इन मुहरों पर कुछ ना कुछ आपको इंस्क्रिप्शंस के रूप में, अभिलेख के रूप में कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिला है। जैसे धोलावीरा से ही एक मुहर मिली है एक अभिलेख के तौर पर, तो वहां पर 10 पिक्टोग्राफ है और यही क्वेश्चन यूपीएससी ने अभी 2 साल पहले पूछा था कि ये इंस्क्रिप्शन कहां से प्राप्त हुआ है। धोलावीरा से ये इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुआ था और इसको बताया गया है कि यहां पर लिपि के 10 पिक्टोग्राफ है, अर्थात 10 चित्र या सिंबल है उस लिपि के जो हमें मिली है। क्लियर? तो यानी समाज में आपने जान लिया, लिपि आपने जान ली कैसी लिपि है, भाव चित्रात्मक, कितने सिंबल्स है, 250 से 400 सिंबल है, कैसे लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, और दिस स्क्रिप्ट वाज नॉट डिसिफर्ड सो फार, इस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। दिस स्क्रिप्ट वाज नॉट डिसिफर्ड सो फार, डिसिफर्ड सो फार, यानी इस लिपि को अब तक नहीं पढ़ा जा सका है, नोट डिसिफर्ड। चलिए, ये तो हमने आपको मोटे तौर पर बता दिया कि समाज कैसा था। अब हम समाज के अलावा अपनी कलाओं की ओर बढ़ेंगे और कला को जानेंगे। लेकिन कला को जानने से पहले हम आपको एक चीज नोट करवाना चाहेंगे और वो है सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म। सिंधु घाटी सभ्यता का रिलीजन कैसा था और ये किस प्रकार के धार्मिक विश्वासों का पालन कर रहे थे। ठीक है, कितने प्रकार की पूजा अर्चना से संबंधित चीजों का पालन कर रहे थे। ठीक है, छोटा सा हेडिंग लगा लीजिए सोसाइटी। आप एक बार जो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है वो हम आपको नोट करवा देते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर थोड़ा सा नोट्स बनने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम कुछ चीजें हम आपको नोट करवा देते हैं। हेडिंग लगा लीजिए सोसाइटी, इसी के संबंध में समझा देते हैं और लिखवा देते हैं। ठीक है, लिखिए पहला समाज, सोसाइटी। सोसाइटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन has been classified into 6 classes. Society of Indus Valley Civilization has been classified into 6 classes. सिंधु घाटी सभ्यता का समाज 6 वर्गों में विभाजित था। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज 6 वर्गों में विभाजित था। हाइफन देके नंबर 1 पृष्ठ क्लास, पुरोहित वर्ग। नंबर 2 रूलर, शासक वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, जिसको बोलते थे क्षत्रिय यहां नहीं आया था, शासक वर्ग हम बोलेंगे, शासक वर्ग। ट्रेडर्स, व्यापारी वर्ग। पीजेंट्स,
किसान वर्ग, पोटर्स, कुम्हार वर्ग अर्थात बर्तन बनाने वाले, लेबर क्लास, श्रमिक वर्ग, श्रमिक वर्ग, इन 6 वर्गों में सिंधु घाटी सभ्यता का समाज विभाजित था। ये आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर साथ साथ में जब समझाया था तभी लिख लिया था, क्योंकि लिखकर आपने बता दिया था। बिल्कुल एकदम। लेकिन तो फिर इसलिए बहुत, हम तो साथ साथ में तुम लोगों को क्या करते हुए जाना है, लिखते हुए जाना है। हमने आपको बोला हुआ है कि जहां भी हमें लगेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसका पीपीटी या पीडीएफ नहीं है, हम उस चीज को आपको डेफिनेटली नोट डाउन कराएंगे। क्लियर हुआ? गैम्बलिंग का मतलब होता है जुआ खेलना। जुआ खेलते थे, जैसे युधिष्ठिर ने खेला था, ठीक है। तो ये ऐसे करते थे, ठीक है। अब देखो यहां, अच्छा एक पॉइंट और लिखो। देयर, अब यहां पे सोसाइटी लिख ही रहे हो तो इसको पूरा आपको करवा देते हैं। देयर सोसाइटी वाज मैट्रियार्कल सोसाइटी। इनका समाज मात्र सत्तात्मक समाज था। इनका समाज मात्र सत्तात्मक समाज था। अच्छा, मात्र सत्तात्मक का समाज का मतलब क्या है? मात्र माता प्रधान समाज। आजकल कैसा समाज है? घरों में ऊपरी दृष्टिकोण से देखोगे तो आपको लगेगा जैसे पितृ प्रधान समाज है, लेकिन घरों में जाओगे तो पत्नी की सत्ता चलती हुई दिखाई देती है। यानी कि आज भी महिलाएं जो है शक्तिशाली हो रही है, चाहे वे बाहर हो या फिर घर के अंदर। और अब पुरुष भी बचाव की मुद्रा में मिलते हैं कई बार, है ना, बचाव की मुद्रा में मिलते हैं। और दिल्ली में तो एक बार हमने एक बहुत बड़ा सा होर्डिंग देखा था, उस पे लिखा हुआ था, घर में पत्नी सताए तो कृपया हमें बताए। यानी कि आजकल इस प्रकार की संस्थाएं भी खुल रही है, जो पत्नी से पीड़ित हो, जो पत्नी से पीड़ित हो वो इस तरीके की स्थिति में जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए घर में पत्नी सताए तो कृपया हमें बताएं। खैर, तो इस तरीके से की। अब देखो ध्यान से, ये तो बच्चों बात रही। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं थी बेटा, पैट्रियार्कल सोसाइटी वैदिक काल में मिलती है हमें, वो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। ये तो मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। क्लियर हुआ? हाँ हाँ, पैट्रियार्कल बोल रहा है कि एक बच्चा बोल रहा है पैट्रियार्कल। बेटा हमने तो बोला ही है कि पैट्रियार्कल दिखती है, लेकिन अंदर खाने जाओगे तो महिलाओं की सत्ता चलती हुई दिखाई देती है। ऐसा होता है कि नहीं? खैर चलिए, एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसी स्थिति है। तो यहां पर देखिए, अच्छा एक पॉइंट और लिखो। देयर इंटरटेनमेंट सोर्सेस वर, देयर देयर एंटरटेनमेंट सोर्सेस वर गैम्बलिंग, चेस एंड डांस। इनके मनोरंजन के साधन, इनके मनोरंजन के साधन थे गैम्बलिंग, जुआ खेलना, शतरंज खेलना और नृत्य करना। और नीचे करके एक पॉइंट और लिखो। देयर स्क्रिप्ट वाज पिक्टोग्राफिक। देयर स्क्रिप्ट वाज पिक्टोग्राफिक। इनकी लिपि इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी।
इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। देयर आर 250 to 400 symbols there are 250 to 400 symbols in this script। इस लिपि में 250 से 400 प्रतीक थे। 250 से 400 प्रतीक थे। बट दिस स्क्रिप्ट वाज नॉट डिसिफर्ड। दिस स्क्रिप्ट वाज नॉट डिसिफर्ड सो फार। इस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। दिस स्क्रिप्ट वाज रिटन राइट टू लेफ्ट। इस लिपि को दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था। दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था। जैसे उर्दू, जैसे खरोष्टी लिपि को भी दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था। अब एक चीज और ध्यान से समझ लो, फिर हम आपको मुहरे, मूर्तियां और इन सब संबंधों में समझाएंगे। क्योंकि बहुत सारी मूर्तियां धार्मिक भी मिली है। जैसे पशुपति की मूर्ति मोहनजोदड़ो से हमें एक धार्मिक मूर्ति के तौर पर मिली है। तो यहां पर हमें यह समझना पड़ेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म कैसा था। और धर्म को समझने के लिए आपको बहुत गहराई से यह समझना पड़ेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो रिलीजन है वो किस तरीके से काम करता था। देखिए, ये रिलीजन है, ये धर्म है। रिलीजन तो सबका होता है, धर्म तो सबका होता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि एक विकसित सभ्यता आपके सामने आई और आप पहली विकसित सभ्यता को पढ़ रहे हैं तो उनका धर्म भी जानना जरूरी है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का समाज जो है, वो धर्म जो है वो पर्सनलिस्टिक एंड नेचुरलिस्टिक था। पर्सनलिस्टिक का मतलब है व्यक्तिवादी धर्म, और नेचुरलिस्टिक का मतलब है प्रकृतिवादी धर्म। तो दो अवधारणाएं थी यहां पर। रिलीजन की कितनी अवधारणाएं थी? दो। एक पर्सनलिस्टिक व्यक्तिवादी और एक नेचुरलिस्टिक यानी प्रकृतिवादी। अब इसको ध्यान से सुनिए। प्रकृतिवादी जो धर्म है, व्यक्तिवादी जो धर्म है, इसमें व्यक्ति की पूजा का विधान किया जाता है। व्यक्ति की पूजा का विधान किया जाता है। और प्रकृतिवादी धर्म के अंतर्गत प्रकृति के तत्वों की पूजा का विधान है, प्रकृति के अवयवों की पूजा का विधान है, एलिमेंट्स ऑफ नेचर। और यहां पर व्यक्ति की पूजा यानी एक पर्सन की पूजा, पर्सन के रूप में ईश्वर की पूजा, व्यक्ति की के रूप में ईश्वर की पूजा का विधान है। तो लिखिए, इसमें रिलीजन में 2-3 पॉइंट लिख लीजिए। रिलीजन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, रिलीजन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन was based on concept of personalistic notion of God
पर्सनलिस्टिक नोशन ऑफ गॉड एंड नेचुरलिस्टिक नोशन ऑफ गॉड। नेचुरलिस्टिक नोशन ऑफ गॉड। सिंधु सभ्यता का धर्म व्यक्तिवादी और प्रकृतिवादी अवधारणा पर आधारित था। व्यक्तिवादी और प्रकृतिवादी अवधारणा पर आधारित था। व्यक्तिवादी का मतलब जब ईश्वर को आप, देवताओं को आप व्यक्ति के रूप में पूजे, दैट मीन्स पर्सनलिस्टिक नोशन ऑफ गॉड। जब आप ईश्वर को प्रकृति के तत्वों के रूप में पूजे, दैट मीन्स नेचुरलिस्टिक नोशन ऑफ गॉड। ये तो कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब हमें यहां समझना है कि ये किस किस की पूजा अर्चना करते थे। ये हिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत एस्पेक्ट है, लेकिन ये आर्ट एंड कल्चर में भी एस्पेक्ट है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में धर्म से संबंधित विषय है। और हम अब आपको मूर्तियां समझाएंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि मूर्ति कैसी धार्मिक मिली है। तो इससे पहले ही आपको ये पता चल जाएगा कि सर ने हमें बता दिया है कि धर्म कैसा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, लिखिए। दे वर्शिप्ड, ये पूजा करते थे। दे वर्शिप्ड, ये पूजा किस किस की करते थे? दे वर्शिप्ड, ये पूजा करते थे। देखिए पूजा किस किस की करते थे। पहली बात, ये पूजा करते थे ट्री ऑफ पीपल की। लिख भी सकते आप, ट्री ऑफ पीपल, पीपल के पेड़ की, यानी प्रकृति का तत्व हो गया। हम्प्ड बुल, जो इनका लविंग एनिमल था, हम्प्ड बुल यानी कुबड़ वाले बैल की पूजा करते थे। कुबड़ वाले बैल की पूजा मिलती, जिसके हमें बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। साथ में ये लोग मदर गॉडेज की पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा करते थे। ये बड़ी संख्या में मिली है यहां से मूर्तियां। साथ में पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। अब देखो ये सब मूर्तियां मिली है, हम आपको इसलिए बता रहे हैं। पशुपति शिव की पूजा करते थे और साथ में ये पशुपति शिवलिंग की पूजा भी करते थे। शिवलिंग की पूजा भी करते थे। ये सब पूजा का विधान रहा है। इसके अलावा लिंगम एंड योनि की पूजा भी ये करते थे। लिंग और योनि यानी मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, इनकी पूजा का विधान भी सभ्यता में काफी खुलापन था। और इस सभ्यता में खुलापन होने के कारण यहां पर लिंग और योनि की पूजा का भी विधान रहा था। अर्थात ये सब पूजा अर्चना के विषय होते थे। धर्म क्लियर हो जाना चाहिए। पहली बात, व्यक्तिवादी और प्रकृतिवादी अवधारणा पर आधारित था। दूसरी बात, व्यक्तिवादी या पर्सनलिस्टिक का मतलब होता है जब व्यक्ति को के रूप में ईश्वर को पूजा जाए, जैसे मदर गॉडेज, पशुपति शिव, ये व्यक्तिवादी ईश्वर की अवधारणा है। और पर्सनलिस्टिक नोशन ऑफ गॉड यानी कि प्रकृतिवादी ईश्वर की अवधारणा है। और इसको जैसे ट्री ऑफ पीपल क्या हो गया? ट्री ऑफ पीपल क्या हो गया? प्रकृति का ही तो तत्व हो गया, तो उसकी पूजा का भी विधान है। याद भी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये धर्म था। अब ये धर्म समझ लिया, समाज समझ लिया, तो अब बहुत शानदार तरीके से आप सारी चीजों को समझ सकते हैं। क्लियर? देखिए, अब हमें कला के एस्पेक्ट को समझना है। यहां से बहुत सारे साइट्स, मुख्य साइट्स जो हमें लगातार, हमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बहुत सारे साइट हमें यहां से मिलेंगे। जैसे हड़प्पा मुख्य नगर कौन कौन से थे? हड़प्पा
मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो से भी कुछ ना कुछ मिलेगा, कालीबंगा से भी मिलेगा, लोथल से भी मिलेगा, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, सबसे मिलेगा। यानी कि प्रश्न उठता है कि आपको कला के साक्ष्य हमें कहां से मिले। तो ये बड़े बड़े नगर है जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी बनवाली, धोलावीरा, लोथल, इन सब जगह से हमें ये साक्ष्य मिले हैं। अब एक बच्चा कह रहा था कि सर हमें लिपि को एक बारगी समझा दीजिए। तो पहले तो मैं नगर को ही आपको बताने वाला था कि देखो नगर कैसे सिस्टमेटिक बसा था। अब हम सबसे पहले टाउन प्लानिंग में चलेंगे, क्योंकि आर्किटेक्चर का मतलब है कि आपको ये जानना चाहिए कि उनके भवन कैसे बने हुए थे, उनके नगर कैसे बने हुए थे। आर्किटेक्चर का मतलब यही तो होता है, यानी कि उनकी नगर योजना कैसी थी। ठीक है, तो देखिए नगर को देखिए आप, कितने नगर योजना को देखिए कितने शानदार तरीके से दिया हुआ है, बहुत व्यवस्थित थी नगर योजना। और डिवीजन ऑफ टाउन प्लानिंग की बात करें तो दो भागों में प्रत्येक नगर को मुख्य रूप से बांटा जाता था, एक लोअर क्लास वाला और एक अपर, एक लोअर और एक अपर। यानी कि एक उच्च वर्ग के लोग जहां रहते थे और एक निम्न वर्ग के लोग जहां रहते थे। सड़कें सीधी और चौड़ी होती थी। आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में जो सड़कें थी वे बहुत सीधी और चौड़ी होती थी। आज भी हमारे पास ऐसे नगर विद्यमान नहीं हैं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में रोड्स के हिसाब से यदि हम देखें तो आज आप देखोगे तो सड़कें सीधी और चौड़ी और समकोण पर काटती हुई आपको दिखाई नहीं देगी। जयपुर की सड़कों को ले ले, जयपुर को राजा जयसिंह ने बसाया था और उसकी सड़कें भी समकोण पर काटती हुई दिखाई देती थी। तो द रोड्स वर स्ट्रेट एंड वाइड एंड कट्स ऑन राइट एंगल। चंडीगढ़, बिल्कुल, चंडीगढ़ भी एक सिस्टमेटिक तरीके से बसाया हुआ नगर है। लेकिन आप दिल्ली में देखेंगे तो दिल्ली में इस तरीके की नहीं है कि समकोण पर काटती हुई सड़कें हैं, वहां तो कहीं कहीं 30 और 15 अंश पर भी काटती हुई सड़कें आपको मिल जाएगी। ग्रिड आधारित सड़कें थी, बिल्कुल सही बात, यानी कि सड़कें सीधी और चौड़ी थी और समकोण पर काटती थी। और इनका सबसे शानदार जो सिस्टम था वो था वाटर ड्रेनेज सिस्टम। वाटर ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल यूनिक था और कहा जाता है कि घरों से पानी जैसे आज सीवेज के माध्यम से बाहर निकलता है और अंडरग्राउंड तरीके से जाता है शहरों में, ऐसा आपको देखने को मिलता है। अब आप गांव में अभी भी जाओगे तो इस तरीके की व्यवस्था नहीं मिलेगी। गांव में अभी भी जाओगे तो आपको मूलतः कच्ची नालियों में पानी बहता हुआ दिखाई देगा, कच्ची नालियों में ही पानी बहता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो अंडरग्राउंड पानी की व्यवस्था थी। आजकल के नवीन शहरों में तो ये व्यवस्था है ही दोस्तों, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ग्रामीण इलाकों की बात कर रहा हूं कि वहां पर आज भी कच्ची नालियां हैं और उनके हिसाब से ही वो पानी वैसे ही बहता है खुले तौर पर, जिससे बीमारी वगैरह होने का खतरा भी रहता है। यानी कि आज भी हम उस परिपक्व अवस्था में नहीं आ पाए कि हम हर जगह अपनी सभ्यता में कि हम हर जगह पानी को अंडरग्राउंड कर सके। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखिए आप, इनकी जल निकासी व्यवस्था भी कैसी थी, अंडरग्राउंड थी। तो ये नगर योजना है। एक बार 2-3 पॉइंट नगर योजना में थोड़ा सा लिख लेंगे, इनके घर कैसे थे, उनका आकार कैसा था, क्योंकि ये आर्किटेक्चर से संबंधित है। किससे संबंधित है? आर्किटेक्चर से। तो इसको एक बार देख लेते हैं, आर्किटेक्चर से संबंधित है तो इनके घरों को देख लेते हैं आप एक बार कि कैसे बने हुए थे। लिखिए, टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन was very systematic. सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना अत्यंत व्यवस्थित थी। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना अत्यंत व्यवस्थित थी। द रोड्स वर स्ट्रेट एंड वाइड।
द रोड्स वर स्ट्रेट एंड वाइड एंड कट्स ऑन राइट एंगल and cuts on intersected right angle। सड़कें सीधी और चौड़ी थी और समकोण पर काटती थी। सड़कें सीधी और चौड़ी थी और समकोण पर काटती थी। द शेप ऑफ हाउसेस, शेप आकार, द शेप ऑफ हाउसेस वाज रेक्टेंगुलर। मकानों का आकार आयताकार था। मकानों का आकार आयताकार था। द हाउसेस वर मेड बाय बर्न्ट ब्रिक्स, पक्की ईंटों से। द हाउसेस वर मेड बाय बर्न्ट ब्रिक्स, मकान पक्की ईंटों से बने होते थे। मकान पक्की ईंटों से बने होते थे। एवरी सिटी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। प्रत्येक नगर को 2 भागों में बांटा जाता था। नंबर 1, अपर पार्ट, यानी ऊपरी या उच्च भाग। अपर पार्ट, मान लीजिए ये नगर है, ध्यान से सुनिए। इस नगर को 2 भागों में बांटा गया। एक को दुर्गीकरण का भाग कहेंगे, यानी यहां पर दुर्ग होते थे, बड़े बड़े घर मिलते थे, ऊपरी वर्ग या उच्च वर्ग के लोग यहां पर रहते थे। और एक पर निम्न वर्ग या लोअर क्लास के लोग यहां पर रहते थे। लगभग, मैं सभी नहीं बता रहा हूं, लगभग सभी नगरों की बात यही है। लेकिन सभी नगरों में से कुछ अपवाद भी है, जैसे धोलावीरा। धोलावीरा का विभाजन 3 भागों में किया गया है। वहां पर एक मध्यम भाग भी है शहरों में, यानी मध्यम भाग का मतलब है कि मिडिल क्लास के लोग जहां पर रहते होंगे। धोलावीरा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लिखिए, एवरी सिटी इज डिवाइडेड या एवरी सिटी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। प्रत्येक नगर को 2 भागों में बांटा जाता था। अच्छा, कुछ लोगों ने 69th बीपीएससी में मेरी क्लास की है, तो उनको वे भी यहाँ पर है, ये तो अच्छी बात है। सभी कैसे हो तुम लोग? तो ये अच्छे तरीके से समझेंगे तो सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि बहुत सिस्टमेटिक बता रहे हैं, तो सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अब देखना, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी आधे घंटे में सब कवर हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, पहले आपका बेस बना देते हैं, ठीक है। बेस बनाने के बाद अच्छे से आधार बन गया, आपको धर्म समझा दिए, नगर समझा दिए, सब समझा दिए। फिर तुरंत एकदम मूर्तियां, मृद भांड जो भी होगे समझाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज रहती है। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा, नमस्ते बेटा, नमस्ते। देखो यहाँ पे अपर पार्ट जो उच्च भाग है वो, तो नगर को कितने पार्ट में बांटा गया था? 2। नंबर 1 अपर पार्ट, नंबर टू लोअर पार्ट। 2 भागों में ऐसे बांट के दिखा दूं, एक ऊपरी वर्ग के लोग जहां रहते थे और एक निम्न वर्ग के लोग जहां रहते थे। नीचे लिखो बट
बट धोलावीरा, द साइट धोलावीरा is divided into 3 parts, परंतु धोलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। धोलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें से यहां पर एक मिडिल पार्ट भी बना लेना आप, यानी कि ये तो एक ऊपरी हो गया अपर, ये मिडिल और एक लोअर। अच्छा, अब तुम्हारे मन में ये विचार हो रहा होगा कि सर हमने कैसे जाना आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के आधार पर कि ऐसे बटे हुए। अरे भाई, जहां से बड़े बड़े महल नुमा, कोठी नुमा घर मिले होंगे, दुर्ग मिले होंगे, पक्की ईंटों के मकान मिले होंगे, वहां से क्या अनुमान लगा लिया, अमीर वर्ग के लोग रहते होंगे। और जहां से छोटे घर, कच्ची मिट्टी के मकान मिले होंगे, वहां से क्या अनुमान लगा लिया, छोटे छोटे घर, लेबर क्लास के टाइप के घर जहां से मिले, वहां पर निम्न वर्ग के लोग रहते थे। ये तो क्लियर है, बात समझ में। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, दुर्ग से, बिल्कुल सही। दुर्गीकरण कहां है, वो ऊपरी भाग में है। उसमें एक पॉइंट नीचे करके लिखिए, वाटर ड्रेनेज सिस्टम वाज वेरी यूनिक इन दिस सिविलाइजेशन। वाटर ड्रेनेज सिस्टम वाज यूनिक इन दिस सिविलाइजेशन। जल निकासी की व्यवस्था इस सभ्यता में अद्वितीय थी। जल निकासी की व्यवस्था इस सभ्यता में अद्वितीय थी, यानी कि और कहीं नहीं मिली। समकालीन सभ्यताओं में कहीं भी ऐसी व्यवस्था हमें प्राप्त नहीं हुई। देखिए, वाटर ड्रेनेज सिस्टम वाज अंडरग्राउंड। वाटर ड्रेनेज सिस्टम वाज अंडरग्राउंड। जल निकासी की व्यवस्था भूमिगत थी। अब नगर योजना आपको क्लियर हो गई। प्रत्येक नगर को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, एक ऊपरी एक निम्न। बट हेयर एक्सेप्शन वाज धोलावीरा। धोलावीरा को कितने पार्ट में बांटा गया, 3 पार्ट में बांटा गया। और इसके अलावा हमने बताया कि रोड कैसे थे, तो सड़कें सीधी और चौड़ी थी। वाटर ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, अंडरग्राउंड था। मकान किस आकार के थे, आयताकार। और बता दें आपको, मकानों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे ताकि कोई शोर शराबा भी ना हो। शोर शराबा हो रोड पर तो उससे लोग प्रभावित ना हो। पीछे की ओर लोथल एक ऐसा साइट हमें मिला है जिसके दरवाजे आगे की ओर खुलते हैं, बाकी सबके पीछे की ओर खुलते हैं। यानी ये लोग कितने सिस्टमेटिक तरीके से रहते थे, आप सोच कर देखिए। तो ये सारी चीजें हम टाउन प्लानिंग में समझते हैं। अब टाउन प्लानिंग भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ चीजें समझाते हैं। ये टाउन प्लानिंग देखो, ये देखो आयताकार मकान बने हुए हैं पूरे तरीके से और लंबा शहरीकरण दिखाया गया है पूरे तरीके से। ये देखिए यहां पर। तो इसलिए ये टाउन प्लानिंग है। तो आप क्या अनुभव करते हो कि आप एक ऐसी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हो जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा विकसित सभ्यता थी। क्लियर। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, सारा समझ लिया। अब आपने धर्म समझ लिया, समाज समझ लिया और ये सारी चीजें और ये स्थल समझ लिए। अब इन स्थलों को समझ लें। अब सिंधु सभ्यता की जो कला है दोस्तों, उस कला को हम कैसे समझते हैं। देखिए, उस कला में हमें क्या क्या मिला है, क्या क्या मिला है जो हमें कला में पढ़ना है। स्टोन स्टेचूज, पत्थर की मूर्तियां मिली है, पहली बात। क्या क्या मिला है कला के दृष्टिकोण से, देखो यहां पर ये बहुत शानदार तरीके से बताया हुआ है। लिखा भी है सिंधु सभ्यता की कला, ब्रोंज कास्टिंग, कांसे की ढलाई,
कांसे की ढलाई, कांसे को ढालकर मूर्तियां कैसे बनाएं, फिगर्स कैसे बनाएं, क्योंकि ये सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है दोस्तों। दिस सिविलाइजेशन वाज ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, इट वाज ए ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन का मतलब समझते हो? ब्रोंज एज सिविलाइजेशन का मतलब है जिस सभ्यता में ब्रोंज का या कांसे का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। कांसे का, कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में बताया। अब देखो तो क्या क्या मिला, पहला बता दिया, पत्थर की मूर्तियां, कांसे की ढलाई, टेराकोटा मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां। अब टेराकोटा क्या है? व्हाट इज टेराकोटा? टेराकोटा है जो आपके पास मिट्टी है, जैसे घड़ा आपने देखा है, घड़ा आपने देखा है, घड़े को किससे बनाया जाता है? पक्की मिट्टी से, मिट्टी को पकाया जाता है तब घड़ा बनता है, बस वही टेराकोटा है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि टेराकोटा क्या होता है। टेराकोटा का मतलब है जो पकी हुई मिट्टी है, वही टेराकोटा है। क्लियर? तो टेराकोटा की मृण मूर्तियां यानी कि मिट्टी की मूर्तियां, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां बहुत ज्यादा मिली है हमें यहां से। मुहरे मिली है, सील्स के मामले में तो हमें कहते हैं सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में मुहरे मिली है। छोटी छोटी मुहरे, 2 इंच, 2.5 इंच, 1.5 इंच, बड़ी बड़ी मुहरे, इस प्रकार की मुहरे हमें मिली हैं। अब आप बताइए, और ये मुहरे हमें बताती है कि हमारा व्यापार उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी होता था। हमारा व्यापार उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता से होता था, मिस्र की सभ्यता से होता था। तो ये कुल मिलाकर मुहरे, मन के और आभूषण, मन के जानते हो आप, जो मोती, जो बीड्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स और आभूषण, ये हमें यहां से मिले हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत शानदार। हजारों साल तक टेराकोटा की मूर्तियां गली नहीं हैं। इस तरीके से, इतने शानदार तरीके से जो बर्तन है खुदाई में पूरे के पूरे तरीके से निकल गए हैं। यदि खुदाई के स्थान पर, जहां पर खुदाई होती है, उत्खनन का जो एरिया होता है, जो साइट होता है, वहां पर दोस्तों बहुत सुरक्षित वे में दब गई है वे चीजें, तो वे फिर हजारों साल तक रह सकती है। हाँ, यदि उस स्थान को बार बार छेड़ा जाए तो वे नष्ट हो जाएगी, तो इसलिए ये मिली है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से सुनिए। तो ये कला की चीजें हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। हम पत्थर की मूर्तियां, कांसे की ढलाई, टेराकोटा, मुहरे और आभूषण पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूर्तियां। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मूर्तियां। मूर्तियां में जो है, सबसे पहली बात है कि मूर्तियां किस चीज से बनती थी। तो मूर्तियां 3 चीजों से बनती थी। ऑल जो फिगर्स है, जो स्टेचूज है, ऑल स्टेचूज ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर मेड बाय स्टोन, ब्रोंज, टेराकोटा। स्टोन से यानी कि पत्थर से, कांसे से, और साथ में टेराकोटा का मतलब होता है यानी पकी हुई मिट्टी से या टेराकोटा से बने हुए मिलती है। किससे? टेराकोटा से। तो पहली तो बात ये, हम मूर्तियां पढ़ने जा रहे हैं। मूर्तियां पढ़ने जा रहे हैं, मूर्तियां पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये तो समझना ही पड़ेगा कि मूर्तियां बनते कैसी थी। तो मूर्तियां किससे बनती थी? 3 चीजों से बनती थी। द स्टेच्यूज ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर मेड बाय स्टोन, ब्रोंज एंड टेराकोटा। ठीक है, सारी चीजों को समझ लेंगे। अब क्वेश्चन एक ही बार लास्ट में पूछना, जो तुम पूछ रहे हो वो सब लेक्चर में आ जाएगा, सब लेक्चर में आ जाएगा।
ठीक है, जो चिकनी मिट्टी होती है, जो मुलायम मिट्टी होती है, उसी को हम सेल खड़ी, जिसको चौक आप नहीं बोलते, उसी को हम सेल खड़ी कहते हैं। क्लियर हुआ? आप देखो यहां पे, अब ये हमें कहां से मिली है मूर्तियां? तो दीज स्टेचूज वर फाउंड फ्रॉम वेरियस सिटीज ऑफ दिस सिविलाइजेशन। कहां से मिली है? तो ये मूर्तियां हमें सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई है, लाइक दैट मोहनजोदारो, हड़प्पा, चन्हुदारो, रोपड़, कालीबंगा, इन सब स्थानों से यह हमें मिली है। अब यहां पर देखो एग्जाम्पल ऑफ 3 डायमेंशनल, और यहां पर 3 आयामी 3 डायमेंशनल फिगर देखे आपने, 3 डायमेंशन के फिगर, यानी कि 3 आयामी भी मिले हैं कुछ। और ये 3 आयामी जो कुछ स्कल्पचर या कुछ मूर्तियां जो मिली हैं हमें, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिली है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला है? 3 आयामी मोहनजोदड़ो से हमें मिला है 3 आयामी स्टेचूज मिले हैं, 3 डायमेंशनल। अब यहां पर देखिए, अब ये 2 मुख्य स्टेचू हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसको स्टेचू को, ये 2 स्टेचू सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो से मिले हैं। इनको समझो पहले। जैसे एक टॉर्सो यानी कि पुरुष धड़ मिला है, ये पुरुष धड़ दिखाया गया है, देखिए आप, क्लियर हुआ? पुरुष धड़ हमें प्राप्त हुआ है, यहां से पुरुष का धड़ है, ठीक है। बहुत महीन तरीके से बनाया गया है। कला के दृष्टिकोण से भी यदि सिंधु सभ्यता के लोगों को देखे तो वे पारंगत लोग थे, बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे तरीके से कला को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं और कला को बहुत महीन तरीके से प्रदर्शित करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए इस धड़ को यदि आप देखेंगे बहुत ध्यान से आपकी स्क्रीन पर, तो आपको पता चलेगा शरीर की भाव भंगिमाएं और शरीर की चीजों को भी यहां पर बहुत बारीकी से उकेरा गया है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि यह धड़ आज का नहीं है, लगभग 4000 साल पुराना है। तो इसका मतलब समझो कि ये मूर्तियां, ये जो धड़ प्राप्त हुआ है, अब ये पुरुष धड़ किस चीज का बना है? लाल चूना पत्थर का बना है, यानी कि लाल रेड सैंडस्टोन का बना है ये धड़। इसे टॉर्सो कहा गया है और ये हमें प्राप्त हुआ है। बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला पुरुष मिला है। अब आप कहते हो, अब एक बात ध्यान से सुनिए, अब आपने चूना पत्थर से अब तक शेप कैसे है? यही तो बात है कि जो मटेरियल यूज किया गया, वो मटेरियल जब हम सभ्यता की लिपि पढ़ लेंगे ना दोस्तों, तो हमें इस सभ्यता के बहुत सारे राज हमारे सामने आएंगे। ये सभ्यता अपने आप में आश्चर्य का विषय है। बस एक बार हम पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट को पढ़ ले, लगे हुए इतिहासकार, लगे हुए विशेषज्ञ, कंटिन्यू, लेकिन अब तक हम इसे पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। कुछ इतिहासकार दावा करते हैं, कुछ विशेषज्ञ दावा करते हैं कि हमने 80 को पढ़ लिया है, लेकिन इन 80 को पढ़ने से अच्छा, आप एक बात बताओ, यदि आपको कोई वर्ड लिखना है, आपको कोई नाम लिखना है, कोई वर्ड लिखना है, उसमें से 2 अक्षर आपको समझ में नहीं आ रहे, तो उस पूरे अक्षर को पढ़ पाओगे आप? पूरी लिपि को आप कब पढ़ोगे ये बताओ बस केवल? जब आपके पास सारे सिंबल होंगे, और सारे के सारे सिंबल अवेलेबल नहीं हैं, तो इसलिए पढ़ नहीं पाए। अच्छा, आप एक बात बच्चे पूछ रहे हैं बार बार कि सर ये ऐसे सुरक्षित कहाँ से, कैसे मिल जाती है, और इतने लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रही?
तो मैं आपको बता दूं, मटेरियल की शुद्धता और मटेरियल की स्थिति के कारण ये लंबे समय तक बनी रही। दूसरा, जब आप सोच रहे हो कि उत्खनन होता है तो आप क्या सोच रहे हो कि उत्खनन कैसे होता है? आप सोच रहे हो एक फावड़ा लिया और उस तरीके से आप फावड़े से लेकर के खोदे जा रहे हो, खोदे जा रहे हो, डिग किए जा, यानी कि आप एक्सकेवेशन ऐसे नहीं करते हो। जहां आपको पता चल गया कि यहां पर कुछ है, सभ्यता के अवशेष, कुछ रिमेन्स है, वहां पर आप क्या करते हो? बहुत आराम से मिट्टी को हटाते हो, बहुत आराम से मिट्टी को हटाते हुए चलते हो। आपको पता है, और कहीं कहीं तो हम ब्रश, मिट्टी को हटाने में पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट ब्रश का सहारा लेते हैं। नहीं तो आप सोचो, ये जो बर्तन वगैरह मिले हैं, ये जो बर्तन वगैरह मिले हैं, यदि आप कुदाली लेकर और फावड़ा लेकर और ये सारी चीजें लेकर आप लगे हुए हो तो ये सब टूट जाएंगे। ये कहां से निकल पाएंगी ये चीजें? आपको पता है, यदि कभी किसी पशु वगैरह का दांत वांत मिल जाए या फिर कोई हड्डी का उपकरण मिल जाए तो एक आर्कियोलॉजिस्ट का 1-2 दिन का काम हो जाता है। उसी पे ब्रश लगा लगा के वो देखते रहते हैं पूरे तरीके से, वो किस किस तरीके से वो रिसर्च करते हैं। तो ये रिसर्च का विषय होता है। आर्कियोलॉजिस्ट, जो आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, वो भारत में 1904 में बना था, कर्जन के काल में। इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज सेटअप इन 1904 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कर्जन, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कर्जन। और हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आज भी ये साइट अवेलेबल है क्या? है, आप लोथल जाओ, गोदीवाड़ा, इतनी सारे साक्ष्य वहां पर आपको आज भी मिलेंगे। मन के बनाने के कारखाने मिल जाएंगे लोथल में भी आपको। आप चन्हू दड़ो जाओ, आप हड़प्पा जाओ, आप मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार आपको मिलेगा। ग्रेट बाथ जो होता था वो मिलेगा आपको आज भी। भाई सब साइट पर जाओगे। एक साइट मिला है बहुत हैरान करने वाला साइट है। अभी बागपत डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में बागपत डिस्ट्रिक्ट में एक साइट मिला है, सिनोली। सिनोली, द सीक्रेट्स ऑफ सिनोली करके एक मनोज वाजपेयी की वेब सीरीज भी आई थी, मतलब एक डॉक्यूमेंट्री आई थी। तो वो जो सिनोली है, एक बार बता देते हैं, 1 मिनट के लिए ध्यान से सुन लो। इस सिनोली से ऐसे रहस्य हमें मिले हैं जो अब तक सभ्यता के विषय में कहीं से नहीं मिले। कहते हैं सिनोली से पहली बार तलवार मिले हैं। इससे हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लड़ना भी जानते थे। अन्यथा हम ये सोचते थे कि भाई हथियार तो नहीं मिले हैं, जैसे तमाम सभ्यताओं के हथियार भी मिलते हैं, लेकिन हथियार नहीं मिले हैं, तो इसलिए हमें ये लगता है। परंतु ऐसा नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता सिनोली के एक साइट सिनोली से, जो अभी कुछ सालों पहले खोजा गया, वो नवीनतम स्थल के तौर पर है। वो मोस्ट रिसेंट साइट कह सकते हैं आप उसको। उसके बाद भी 1-2 साइट मिले, लगी तक अब तक पूरी तरीके से एक्सकेवेशन वहां नहीं हो पाया। सिनोली से ऐसी चीजें मिली हैं। बात समझे? तो अब देखो, तो दूसरा मिला है बियर्डेड मैन। ये भी एक बहुत शानदार प्रतिमा है। ये बियर्डेड मैन कैसा है भाई? ये रिलीजियस मैन है, रिलीजियस मैन है। अच्छा, आप 3 डायमेंशनल पूछ रहा है एक बच्चा कैसा है। आप ये देखो भाई, ये यहां से कुछ दिख रहा है, सामने से दिख रहा है, इधर से दिख रहा है। ये क्या है? 3 आयाम का है कि नहीं है? त्रिआयामी है कि नहीं है? 3 पक्षों के साथ में दिख रहा है कि नहीं? क्लियर है? अब देखो, अच्छा, इसको दाढ़ी लगे हुए पुरुष को देखकर कैसे लग रहा है आपको? और ये सोल भी लगा, ओढ़ा हुआ है, एक सोल ऐसे करके ओढ़ा हुआ है इसने। ये देखिए, ये सोल है और ये कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है, ठीक है। और ये रिलीजियस मैन है, इसको धार्मिक व्यक्ति माना गया है। पुजारी रहा होगा, पुजारी रहा होगा। और इस तरीके से ये कुछ चीजें हमें यहां से मिली है। अब देखिए,
कांसे की ढलाई, पहला हमने समझ लिया स्टेचू। तो स्टेचू को हमने देखो क्या समझा, हाँ इसके हाथ कुछ नहीं है इस मूर्ति के, ठीक है, लेकिन ये इसी तरीके से बनाई गई है। अब यहां पे देखो, क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी हम बता देंगे। जैसे कि प्री में क्वेश्चन आता है तो आप यही पूछेंगे कि दाढ़ी वाले एक पुरोहित की मूर्ति जो है हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे करके मिलते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप लोग जो है मस्ती के मूड में आ रहे हो। एक कह रहा है शोले वाले ठाकुर जी है, तो सर शोले वाले ठाकुर नहीं है, ऐसे नहीं डिफाइन करो इनको। ये महान प्रतिमाएं हैं हमारे सामने जो हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के आधार पर मिली हैं। अच्छा, दूसरा, पहला हमने समझ लिया मूर्तियां कैसे बनती थी, दो उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। और समझेंगे कांसे की ढलाई कैसे होती थी, एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है, कांसे की ढलाई के बारे में बताओ। पहली बात तो कांसे को एक बार समझा देते हैं कि कांसा था क्या भाई। ये सभ्यता ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है, अभी बताया था। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन का मतलब है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता अर्थात इसमें कांसे का प्रयोग सबसे ज्यादा होता था। कांसा बनता कैसे था, ब्रोंज को बनाया कैसे जाता था। ब्रोंज को बनाया जाता था कॉपर प्लस टिन को मिलाकर। कॉपर कितने परसेंट, 85, प्लस टिन कितने परसेंट, 15%। टिन 15% और कॉपर 85%, दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, ब्रोंज बनेगा। ब्रोंज का काम बहुत, देखो ये टेक्निकल कितने साउंड थे। ब्रोंज की ढलाई करने का काम ये बड़े पैमाने पर करते थे। उस समय भारत में टिन का भंडार हुआ करता था दोस्तों। टिन टिन जो होता है, उस समय भारत में टिन का भंडार हुआ करता था। आज भारत में टिन का भंडार नहीं होता, इसलिए कांसे का बहुत ज्यादा प्रयोग भी नहीं मिलता है। बात समझ रहे हो। तो तब टिन बनता था। अब यहां देखो, इसमें टिन का मतलब किस तरीके से टिन बनता था। कांसे की मूर्तियां हमें मिली है, भारी संख्या में कांसे की मूर्ति मिली है। अब देखिए कांसे की मूर्तियां कैसे, प्रोमिनेंट स्टेचू है, मुख्य प्रतिमा कौन कौन सी है, एक न्यूड विमेन डांसर मिली है। यहां से ध्यान देना, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ए ब्रोंज, एक न्यूड विमेन डांसर मिली, एक ब्रोंज इमेज ऑफ न्यूड विमेन डांसर, ब्रोंज इमेज ऑफ न्यूड विमेन डांसर। देखो नग्न नर्तकी की कांसे की प्रतिमा मिली है मोहनजोदारो से। क्लियर, ये दिखाई दी हुई है, कैसे हाथ की भावभंगिमा है और कैसे गले में हार पड़ा हुआ है, दूसरे हाथ में कैसे चूड़ियां इत्यादि को पहना गया है, वो भी बहुत लंबे उसमें, और ये किस तरीके की मूर्तियां, बालों को पीछे बांधा गया है। ये देखो आर्ट को ऐसे समझना होता है, किस तरीके का, किस महीनता के साथ स्टैचू को बनाया गया है, कैसी शिल्पकारी की गई है। देखिए उस समय कितने शानदार कितने शानदार शिल्पकार होते थे, कितने शानदार आर्टिशन होते थे जो इन मूर्तियों को बनाते थे कांसे की। बालों को भी पीछे बांधे हुए दिखाया गया है, और ये आंखें नृत्य करती हुई, जो नर्तकी है आंखें मूंदी हुई है, यानी वह इस कार्य में रस का आनंद ले रही है, उसे आनंद आ रहा है। क्लियर।
और हार पड़ा हुआ ये बताता है कि वह महिला साज सज्जा पर भी विशेष ध्यान देती थी। और देखिए यहाँ पर ये हाथों में इस तरीके से एक पूरे हाथ में, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, एक पूरे हाथ में चूड़ियां पहनी हुई हैं। श्रृंगार प्रसाधन की वस्तुएं भी बहुत मिली है भाई। आपको बता दें चन्हुदाड़ों से श्रृंगार प्रसाधन की वस्तुएं मिली है। अब तुम सोच रहे होंगे सर श्रृंगार प्रसाधन की वस्तुओं में क्या, अरे भाई लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। उस समय भी ब्यूटी पार्लर वगैरह होते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। यानी कि आप सोच के देखो कि कितनी महीनता के साथ में ये चीजें दी गई है। तो ये बहुत शानदार तरीके से ये मूर्ति हमें यहाँ दिखाई गई है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण साइट है, ये सॉरी सबसे महत्वपूर्ण आइडोल है या फिर स्टेचू है जो हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला है। अब यहां देखो कालीबंगा से एक बुल स्टेचू मिला है। ये देखो यहां पर ये बुल स्टेचू है, ठीक है, ये बुल स्टेचू मिला है। अब ये जो बुल स्टेचू है ये हमें कालीबंगा से मिला है। और ये सांड की मूर्ति है लोथल से। ठीक इसी प्रकार कई सारी मूर्तियां हमें प्राप्त हुई है। क्लियर हुआ? तो हम ये कह सकते हैं कि ये मूर्तियां हमें विशेष रूप से मिली है। तो प्रोमिनेंट स्टेचूज क्या है, मुख्य प्रतिमा क्या है, ये है कालीबंगा से क्या मिला है, सांड दिखाई दे दिया। मूर्तियां मुख्य रूप से प्रोमिनेंट साइट के तौर पर कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल इत्यादि क्षेत्रों से मिले हैं। ठीक है, हाँ ये पतली है बेटा, देखो ये ऐसा बहुत मोटी महिला के रूप में नहीं दिखाया गया है, यानी कि मेंटेन दिखाया गया है चीजों को। तो मैं यही बताना चाहता हूं आपको कि महीनता के साथ आर्ट को किया जाता था। अब देखो हमने क्या क्या समझ लिया। पहले हमने सबसे पहले समझा था क्या, मूर्तियां। फिर हमने कांसे की ढलाई समझी कि कांसे की ढलाई कैसे होती थी। अब हम समझ रहे हैं मृण मूर्तियों को। मृण मूर्तियां यानी कि जो टेराकोटा से बनी हुई मूर्तियां हैं, ठीक है, ये कैसे बनती थी, ये मृण मूर्तियां कैसे बनती थी। तो मृण मूर्तियां वर मेड बाय टेराकोटा, यानी कि टेराकोटा से इन मृण मूर्तियों को बनाया जाता था। टेराकोटा से इन सबको बनाया जाता था। ये मिट्टी की मूर्तियां हैं। अब यहां पर देखो आप, ये बहुत सारी मिट्टी की मूर्तियां आपको दिखाई दे रही है, ये टेराकोटा से बनी हुई थी, ये टेराकोटा से बनी हुई थी। अब यहां पर आप देखिए ये एक मूर्तियां हैं मातृ देवी की मूर्ति, आइडोल ऑफ मदर गॉडेज। मातृ देवी की मूर्तियां बहुत ज्यादा प्राप्त हुई है। और ये मातृ देवी की मूर्ति को आप ध्यान से देखो, ये मातृ देवी की मूर्ति हमें हड़प्पा से मिली है। कहां से मिली है? हड़प्पा से मिली है। ये देखिए मातृ देवी की मूर्तियां और भी मिली है, विभिन्न प्रकार की प्रतिमाएं मिली है। मातृ देवी को इस तरीके से करके दिखाया गया है, एक देवी के रूप में दिखाया गया है। क्लियर? इसमें बेटा नोट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से बताया है कि ये लिखा हुआ है देवर मेड बाय टेराकोटा इमेजेस, ये सारी और फिगर के साथ बताई गई है। क्लियर है? तो इसमें बिल्कुल भी जहां पर लिखने की आवश्यकता होगी वहां पर लिखवाएंगे। ये पीडीएफ तो आपके पास तुरंत के तुरंत ऐसे कैसे ही पहुंच जाएगा क्लास होते ही। क्लियर हुआ? देखो यहां पे, अब यहां से हम देखें मुहरों। अब मुहरों की बात भी एक बार कर लेते हैं दोस्तों। अच्छा एक बात देख रहा हूं 2 दिन से बच्चे जो है कुछ पूछ रहे हैं कि सर कितने क्वेश्चंस की प्रतिशतता आर्ट एंड कल्चर से होती है। देखो दोस्तों, यदि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्ट एंड कल्चर को पढ़ते हैं यूपीएससी या फिर पीएससी के दृष्टिकोण से, तो आर्ट एंड कल्चर का योगदान काफी होता है आजकल प्री और मेंस दोनों में। प्री जो है, प्रारंभिक परीक्षा जो है, उसमें 3-4 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से संबंधित आपको दिखाई देते हैं। मेंस में आपको बीपीएससी का भी पेपर हुआ था, मेंस का, एक लॉन्ग क्वेश्चन और 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन हमें बड़े पैमाने पर दिखाई दिए यहां पर। क्लियर हुआ?
और यूपीएससी में भी आर्ट एंड कल्चर से संबंधित प्रश्न इस बार कई प्रश्न आए हैं। और आपको एक बात आज और भी बता दें, देखो यहां पर देखो, यूपीएससी में आपको बता दो, जैसे हम आपको समाज वगैरह समझा रहे थे ना, अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन का समझा रहे थे ना ये चीजें, आप हैरान हो जाएंगे जानकर, वैदिक काल के सामाजिक स्थिति को वैदिक काल की सामाजिक स्थिति को ही पूछ लिया यूपीएससी ने, किसमें, मेंस के एग्जाम में। क्लियर हुआ? तो एक क्वेश्चन वहां से पूछा गया है, आप बताइए कि संस्कृति में यूपीएससी ये बताना चाहता है, यूपीएससी जो आयोग है वो ये बताना चाहता है दोस्तों यहाँ पर कि कल्चर का जो डायमेंशन है, कल्चर के जो पक्ष है, वो केवल और केवल आर्किटेक्चर तक सीमित नहीं है, संगीत तक सीमित नहीं है, कल्चर तक सीमित नहीं है, बल्कि हमें समाज को भी समझ लेना चाहिए। सामाजिक रीति रिवाज यदि पूछे जाते हैं तो भी आर्ट एंड कल्चर के ही संबंधित प्रश्न है। यूपीएससी में इसी साल पूछा गया, पिछले साल पूछा गया प्रश्न है मेंस में, ये जो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो अब इसमें आप ये समझ लो कि मेंस में भी 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन तो हमेशा रहता है, प्री में भी क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर? देखो यहां पे, अब यहां पर सील्स की बात करेंगे। पहली तो बात, मुहरे है क्या, सील्स है क्या। सील्स जो है, मुहरे जो है वो आकार में छोटी छोटी मुहरे, यानी कि सील्स मुद्राओं के तौर पर बनाई गई मुहरे हैं ये। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे शानदार क्रिएशन है ये, सबसे शानदार क्रिएशन ये है। मोस्ट पॉपुलर क्रिएशन देखिए लिखा भी हुआ है पहले, मुहरे है, और हजारों की संख्या में मुहरे मिली है, ना केवल भारत से बल्कि अन्य स्थानों पर भी ये हमें हजारों की संख्या में मुहरे मिले हैं। ठीक है? और मोस्टली मेड बाय, ये जो सेल खड़ी है बच्चों, सेल खड़ी से बने हुए हैं, ब्रोंज से बने हुए हैं, सेल खड़ी और कांसे से बनी हुई ये मुहरे है, और कहते हैं कॉपर से भी बनी हुई ये मुहरे हैं। बात समझ में आया? अब इनका पर्पज क्या था? अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मुहरे क्या होती है। मुहरों का मतलब है बेटा, अलग अलग आकार में, कुछ ऐसे साइज की आयताकार, कुछ सिलेंडरिकार यानी बेलनाकार, कुछ ऐसे मुहरे बनाई गई है, जो उसको कैसे समझाएं, मुद्राएं बनाई गई है जिस पर कुछ कुछ लिखा भी जाता था। ये छोटी छोटी भी होती थी और कुछ बड़ी भी होती थी। ठीक है? अब देखो यहां पर ये बहुत सारी मुहरें हमने कही है। ये एक सींग वाला पशु के बारे में हमने बताया है और इस मुहरे को यहां समझाया है। इसके ऊपर कुछ लिखा भी हुआ है दोस्तों, देखो यहां पर इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, और ये कुछ ना कुछ जो लिखा हुआ है ये कुछ अभिलेख टाइप का है, यानी कि ये लिपि है जो हमें समझ में नहीं आ रही है क्योंकि ये डिसिफर्ड नहीं है। क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल, ये ट्रेड में साइन के लिए और साथ में ये पहचान के लिए भी मुद्राओं का यूज होता था। देखिए यहां पे ये एक मुहरे है जिसमें हाथी को दर्शाया गया है, और ये एक मुहरे हैं, ये एक मुहर है, और ये एक मुहर है जिसमें नंदी बैल को दर्शाया गया है। देखो एक सांड को दर्शाया गया है, और ये भी मुहरे है। ये कई सारे, और इस मुहर पर भी आप देखेंगे तो कुछ पिक्टोग्राफ के तौर पर लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, पिक्टोग्राफ के तौर पर लिखा हुआ है। और इनका उद्देश्य कई बार वाणिज्यिक होता था, वाणिज्यिक भी होता था। ये बेची और खरीदी भी जाती थी मुहरों को बड़े पैमाने पर। तो ये मुहरे मिली है, हजारों की संख्या में मुहरे मिली है। कांसे की बनी होती थी, सेल खड़ी की बनी होती थी, और साथ में कॉपर की भी बनी हुई होती थी। क्लियर हुआ? और ये देखो,
ये सारी की सारी मुहरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे प्रसिद्ध निर्माण मुहरे ही है। हमारी मुहरें मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी मिली है। ये एक सिंबल था पहचान का। बिल्कुल सही बात है बेटा। क्लियर हुआ? तो ये मुहरे हमारा सबसे स्पेशल क्रिएशन मिलता है हमें, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलता है। जैसे इन्हें क्यों प्रयोग किया जाता था? समटाइम्स यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन, कभी कभी पहचान के लिए प्रयोग किया जाता था। इन पे इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे। क्यों इन्हें प्रयोग किया जाता था? इनके प्रयोग क्या थे? तो इंस्क्रिप्शन लिखने के लिए जो मैंने आपको बताया अभी अभी कि इंस्क्रिप्शन जो है वो लिखे जाते थे। अच्छा, अब हम आपको एक बहुत शानदार मुहर के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत शानदार मुहर के बारे में बताने जा रहे हैं। अभी तो देखो बेटा, अभी तो ये आपका आधार बन रहा है। अभी देखना, जब गुफाएं पढ़ाएंगे, स्तूप पढ़ाएंगे, आर्किटेक्चर पढ़ाएंगे, ये सब जब चीज़ें, चित्रकला पढ़ाएंगे, तो आपको बहुत ही शानदार तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। गुफाओं का आर्किटेक्चर भी है, मंदिरों का आर्किटेक्चर भी हम आपको इन्हीं क्लास में समझाएंगे। और साथ में जो इंडो इस्लामिक है, यानी कि जब इस्लामिक भारत आए, कैसे टोम्ब बनते थे, मकबरे बनते थे, कौन कौन से मकबरे, लाल किला वगैरह, ये सारी चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। तो अभी तो आप बहुत पुरातन चीज़ें और शुरुआत की चीज़ें पढ़ रहे हो। धीरे धीरे इसमें आपकी लय बनती जाएगी और आर्ट एंड कल्चर आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है? और ज़्यादातर चीज़ें आपको याद हो जाएगी। क्लियर? तो अब समझेंगे। देखिए, तो किस लिए यूज होता था? पहली बात, पहचान के लिए। दूसरी बात, अभिलेख लिखने के लिए प्रयोग होता था। तीसरी बात, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, चित्रात्मक लिपि के लिए प्रयोग होता था। चित्रात्मक लिपि यानी कि यहां पर लिखी जाती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट सील जो है, हमें अब तक की सबसे महत्वपूर्ण सील जो मिली है, वो सील हमें मिली है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदारो से पशुपति शिव इन्हें बुलाया गया है और पशुपति की मुहर हमको मिली है। पशुपति की मुहर एक योगी की मुद्रा में, ध्यान से सुनो, हम इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं दोस्तों। एक योगी की मुद्रा में, जो ध्यान की मुद्रा में योगी बैठा हुआ है, वो हमें मिला है। इसके दाईं ओर एक हाथी और एक बाघ है, और इसके बाईं ओर जो है, इसके दाईं ओर जो है, आपको यहां से तो बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं देगी, ठीक है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, ये यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है। इसकी दाईं ओर जो है एक हाथी और बाघ है, इसके बाईं ओर जो है एक गैंडा और एक भैंसा है। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? तो एक तरफ क्या है, गैंडा और भैंसा, एक तरफ दाईं ओर क्या है, एक हाथी और एक बाघ है, और नीचे दो बहरे सिंगे दिखाए गए हैं। ठीक है? तो ये मुहर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुहर है जो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसको ध्यान रखेंगे, इस मुहर को ध्यान रखेंगे। समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा बताओ कि ये समझ में आ रहा है, ये मुहर के तौर पर। ठीक है? अब देखो, तो मुहर का यूज किस लिए किया जाता था? ठीक है, अब एक बात बताओ, मुहर का पर्पज क्या है? आइडेंटिफिकेशन के लिए, उस पर अभिलेख लिखने के लिए। कैसे बनती है? कॉपर, ब्रोंज, सेल खड़ी से बनती थी। क्लियर? ये सारी चीजें बनती थी। और सबसे महत्वपूर्ण मुहर कौन सी है? तो आपने जान ली कि सबसे महत्वपूर्ण मुहर कौन सी है। क्लियर हुआ? ट्रेड के लिए भी इनका यूज होता था, बिल्कुल। ठीक है? क्लियर हुआ है तो बोल दो हाँ। सारी चीजें क्लियर हुई है तो बोल दो हाँ। अब इसके अलावा कुछ हमें हड़प्पा से और भी मिला है दोस्तों। इसके अलावा हमें हड़प्पा से कुछ और भी मिला है। पोट्री। पोट्री का मतलब होता है दोस्तों मृद भांड। क्या मतलब होता है? मृद भांड। मृद भांड का मतलब है, यानी जो बर्तन इनके द्वारा, जो पॉट्स इनके द्वारा यूज किए गए।
ठीक है, टेस्ट हो जाएगा बेटा, टेस्ट भी लेंगे आप लोगों का, ठीक है, कुछ टॉपिक्स हो जाए तो फिर टेस्ट लेंगे। क्लियर है? हाँ हाँ, वहां पे भी बेटा पोएट्री मिलती है, पाषाण काल में भी कुछ कुछ पोएट्री वहां भी मिलती है। ठीक है, देखो यहां पे मृदभांड जो है वो बड़ी संख्या में हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्राप्त होते हैं। यानी जो मृदभांडों या बर्तनों का मिलना है वो बड़ी संख्या में है। क्यों? क्योंकि जब एक सभ्यता फल फूल रही थी और सभ्यता अपने बेसिक यूज के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी में चीजों को यूज करने के लिए बर्तनों का प्रयोग तो करेगी डेफिनेटली। तो सबसे पहली बात है कि पोट्री जो है वो कौन बनाते थे? तो पोटर्स बनाते थे। कौन बनाते थे? पोटर्स बनाते थे। पोटर्स कौन होते थे? कुम्हार वर्ग बनाते थे। और ज्यादा से ज्यादा पोट्री आपको हाथ से नहीं बल्कि कुम्हार के चाक से बनी हुई मिलती है। ये ज्यादा पोट्री आप देखोगे, पोट्री कितने अच्छे तरीके से बनाई गई है, ये सबका इनका प्रयोग होता था। ठीक है, और ये देखो ये किस तरीके की चित्रकारी के साथ में अलग अलग रंगों का प्रयोग करके पोट्री बनाई गई है। मृदभांड बनाए गए हैं। अब इसको देखो, लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोएट्री, बड़ी संख्या में वी हैव बीन फाउंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोएट्री इन दिस सिविलाइजेशन। हम इस सभ्यता में बड़ी संख्या में मृदभांड प्राप्त करते हैं। दूसरा, मोस्टली सिंपल पोएट्री हमें मिलती है। क्लियर हो? यानी कि गलती से भी आप ये मत सोच लेना कि सारे चित्रकारी वाले ही बर्तन आपको मिलते होंगे, या पॉलिशदार या विभिन्न रंगों वाले मल्टी कलर वाले ही मिलते होंगे। नहीं, बल्कि बहुत सारे बर्तन आपको सिंपल मिलते हैं जो एक रंग वाले हैं। ठीक है, ये देखो कितने शानदार बर्तन हैं, बिल्कुल एकदम। ये देखो बहुत शानदार तरीके से। तो साधारण मृदभांड है। कलर कौन कौन से यूज किए गए भाई? यहां पर ब्लैक, रेड, ग्रीन, व्हाइट, येलो भी ऐड कर लो आप इसमें। ये सब रंगों का प्रयोग करते हैं और ये अब तक सुरक्षित भी है, बिल्कुल सही बात। तो पोट्री बनाने में किन रंगों का प्रयोग होता था? पोट्री बनाने में ब्लैक, रेड, ग्रीन, व्हाइट रंगों का प्रयोग होता था। क्लियर? और ये देखो यहां पर शानदार तरीके से आप ये इस बर्तन को आप देखो, इस मृदभांड को आप देखो, इसमें देखो कितने शानदार तरीके से डिजाइन बनाए हुए हैं। इससे पता चलता है कि मृदभांड को बनाने की जो कला है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास विशेष थी। क्लियर हुआ? अब यहां पर देखिए, और यहां पर ज्यामितीय आकृति भी बनाई जाती थी इन पर डिजाइन में। ये देखो ज्यामितीय आकृतियां ही तो बनी हुई हैं, ये बिल्कुल एकदम रेखाएं बनाई गई है, ज्यामितीय आकृति बनाई गई। इसका मतलब ये ज्यामितीय आकृतियों से भी क्या थे? नॉन थे, सारे लोग नॉन थे। तो इसलिए ये सब डिजाइन बनाए हुए। ये यहाँ पे अगली पॉइंट में यदि हम देखें तो अब आभूषण की बात करेंगे हम। तो पोट्री कुम्हार के द्वारा बनाई जाती थी। विभिन्न तरीके की पोट्री कैसे बनती थी, किसके द्वारा बनती थी, तो मैंने बता दिया आपको कि बर्तन बनाए जाते थे। और इन मृदभांडों को बड़ी संख्या में पाया गया है। कुछ पॉलिशदार है, कुछ साधारण हैं। ठीक है, ये सारे हैं। ये बेटा इसमें देखो, यहाँ पे बीच में भी एक ये पोएट्री है, ये छिद्र वाली, ये इस प्रकार की पोएट्री है, इसका भी कुछ ना कुछ उपयोग किया ही जाता होगा। तो इस तरीके है। ये देखो घड़े नुमा के आकार की है पोएट्री। ये सुराही, लंबी सुराही के आकार की है। ये इसमें कोई जग टाइप का जैसे होता है। ये देखो छोटे वाला घड़े के रूप में। ये सब मिले हैं हमें यहाँ पे। और आज भी पॉलिश और साथ में रंग इन पर आप देख सकते हैं।
तो ये पोएट्री है। अब देखो यहां पे इतने कलर के पोर्ट्स, बिल्कुल एकदम। हाँ, पीपीटी से बेटा बिल्कुल शानदार तरीके से आप सारा लिखते हुए चलेंगे। इसमें सारा कुछ हम इसी तरीके से लिख, मतलब हम बनाते हैं तो इसी तरीके से आपको, आपके लिए बनाते हैं ताकि आप सुगम तरीके से लिख दें। देखो बेटा, इंपॉर्टेंट चीजें तो नोट की जा सकती है। यदि पूरी एनसीईआरटी नोट करा देंगे तो फिर एनसीईआरटी में और नोट्स में क्या अंतर रह जाएगा, बताओ आप मुझे। एनसीईआरटी के सिनॉप्सिस होते हैं, एनसीईआरटी के बेटा सिनॉप्सिस होते हैं, यानी कि शॉर्ट नोट्स होते हैं। क्लियर? तो इसलिए हाँ बेटा वो लिख देंगे, कहीं कहीं इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसको हिंदी लिख देंगे, उसकी चिंता मत करो, लेकिन इसके शॉर्ट नोट्स ही बनाओ बेटा। आप एक बात बताओ, आप डिटेल्स में सारे नोट्स बना दोगे तो आपके पास एक और इतनी इतनी एनसीईआरटी की इतनी बुक्स हो जाएंगे, इतने नोट्स हो जाएंगे आपके एनसीईआरटी के हर सब्जेक्ट के। अरे इनको पढ़ना भी तो है, इनको पढ़ना भी तो है, या फिर क्लर्क ही बन जाओगे? क्लर्क नहीं बनना है तुम्हें, यूपीएससी क्रैक करना है, तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनना है। शॉर्ट नोट्स की आदत डालो। एनसीईआरटी के फॉर्म, एनसीईआरटी का बैच है ये, ध्यान दो इस बात पर। तो एनसीईआरटी के बैच में आप सिनॉप्सिस ही तो नोट करने चाहिए आपको, ठीक है। और एक बच्ची बोल रही है कि सर आई एम ब्लाइंड स्टूडेंट बट आई अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच बेटा, और भगवान करे आपको बहुत जल्दी सफलता दे। प्रकृति के लिए आपने आप प्रकृति ने आपके लिए संघर्ष और भी कठिन कर दिया बेटा। ठीक है बेटा, जरूरत ही नहीं है, यही शॉर्ट नोट्स आपके सामने हैं और यही हम आपको प्रदान कर देंगे। क्लियर हुआ? यही हम आपको दे देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सब एनसीईआरटी की चीजें हैं, सब एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स है, ये सब एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स है। जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सब नोट्स है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जहां जहां फिर भी हमें रिक्वायरमेंट लगेगी, धर्म में हमें रिक्वायरमेंट लगी, हमने लिखवाया आपको, है कि नहीं? तो जहां जहां हमें रिक्वायरमेंट लगेगी हम लिखवाते हुए जाएंगे, तुम चिंता मत करो। आभूषण को समझ लेते हैं एक बार दोस्तों। अब देखो यहां पे और बिल्कुल इतने धीरे धीरे से पढ़ाते भी है कि आप सब कुछ नोट बहुत आसानी से कर ले, ठीक है। हाँ, चलिए अब ऑर्नामेंट्स के बारे में बात करते हैं, आभूषण के बारे में बात करते हैं बच्चों। अब समझे थोड़ा सा, यहां पर आपकी बातों को तो हमने समझ लिया, ठीक है। देवर नोन टू गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज एंड कॉपर। अच्छा, कौन कौन सी धातु से ये परिचित थे, कौन कौन सी धातु से ये परिचित थे? तो सोने, ये लोग सोने, चांदी, तांबे और कांसे का जमकर प्रयोग करते थे। एक चीज को आपको आप जानते भी होंगे, सर ने भी बताया होगा हिस्ट्री में, कि देवर नॉट नोन टू आयरन, देवर नॉट नोन टू आयरन, ये लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि ये लोहयुगीन सभ्यता ही नहीं है दोस्तों। ये लोहयुगीन सभ्यता नहीं, लोहयुगीन सभ्यता अगले वाली सभ्यता आएगी जिसको हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। और वैदिक सभ्यता में कोई आर्ट एंड आर्किटेक्चर नहीं है। क्यों नहीं है उसका कारण हम बता देंगे आपको, क्यों नहीं है। एनसीईआरटी में तो ये नहीं लिखा है, लेकिन हम आपको अलग से कारण बताएंगे क्यों नहीं है आर्ट एंड आर्किटेक्चर वहां से, और हमें क्यों साक्ष्य नहीं मिलते उनके। जो साक्ष्य मिलते हैं तो उस तरीके के नहीं है कि हम उसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के रूप से आपको बता पाए या एनसीईआरटी आपको बता पाए। क्लियर हुआ?
देखो ध्यान से, देवर नोन टू गोल्ड सिल्वर ब्रोंज, तो ये लोग किससे परिचित थे? सोने चांदी और तांबे से परिचित थे। ये धातु इन्हें पता थी दोस्तों। सोने का प्रयोग करते थे, चांदी का प्रयोग करते थे, तांबे का। अब देखो यहां पर बीड्स एंड सेटलमेंट। बीड्स सेटलमेंट का मतलब है मन के बनाने के कारखाने। मन के जानते हो आप, जिसे आप मोती मालाओं में पिरोकर पहनते हैं, ये रहे मन के। देखिए ये मन के हैं यहां पर, ये मन के एक आभूषण के तौर पर दिखाया गया है। ये देखो देखो आभूषण, अलग अलग तरीके से आभूषण बने हुए हैं। दिख रहा है आप लोगों को? ये पूरा का पूरा कंप्लीट, सॉरी, ये देखो ये यहां पर है। और ये कारखाने, मन के बनाने के कारखाने लोथल से भी मिले हैं और हमें चन्हूदड़ो से मिले हैं। हमें चन्हूदड़ो पाकिस्तान से मिला है, ये सब आपको पता होगा, इतिहास में आपने पढ़ा होगा। लोथल गुजरात से मिला है, भारत से, ये सब आपको पता है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं कौन सा साइट कहां से मिला है। ठीक है, फैक्ट्री मिली है मनके की लोथल से। मेरे एक मित्र घूमने गए, शिक्षक है वे, और मैं तो लोथल कभी घूमने जा नहीं सका दोस्तों। तो लोथल पहुंचकर उन्होंने वीडियो कॉल किया, अभी कुछ दिन पहले की बात है, और वीडियो कॉल में उन्होंने मुझे गोदीवाड़ा दिखाया। वहां पर जो डॉकयार्ड है, जहां पर जहाज आकर रुकते थे, बंदरगाह था ना लोथल, और गोदीवाड़ा दिखाया। और साथ में उन्होंने मन के दिखाए मुझे, कुछ घर दिखाए जो मतलब उनकी दीवारें और जो पक्की ईंटों से बने हुए घर है लोथल से। लोथल महत्वपूर्ण साइट था, एक पोर्ट था। तो देखकर ही बहुत अच्छा लगा कि आज भी हमारे पास विरासत के तौर पर, हेरिटेज के तौर पर ये चीजें सुरक्षित है। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीजें, बिल्कुल ये सारी चीजें हमें प्राप्त हुई है। अब यहां पे देखिए, सर ने मुझे बताया इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि मैं इतिहास का शिक्षक हूं और कला एवं संस्कृति का शिक्षक हूं। वर्ल्ड हिस्ट्री, इतिहास, कला एवं संस्कृति सब कुछ पढ़ाते हैं दोस्तों हम। ठीक है, तो इसलिए सर ने मुझे कॉल करके ये सारी चीजें बताई। ठीक है, तो अब देखिए आप, अब ये धार्मिक गति, ये तो सारी चीजें हम आपको समझा चुके हैं बिल्कुल एकदम। ये तो मन के में दो तीन चीजें, आभूषणों में दो तीन चीजें आपको दिखनी है। पहली बात कि ये कौन सी धातु से परिचित थे, और मन के बनाने के कारखाने कहां से प्राप्त हुए हैं, और आभूषण किस किस के द्वारा, किसके किसके द्वारा मन के जो है वो बनाए जाते थे, किस किसके लिए, पुरुष और महिला दोनों के लिए ये मन के या आभूषण बनाए जाते थे। पुरुष भी आभूषण पहनते थे और महिलाएं भी आभूषण पहनती थी। महिलाओं को आभूषण पहने हुए अभी दिखाया गया था, जो कांसे की प्रतिमा थी, कांसे की जो प्रतिमा थी उसमें दिखाया गया था। तो यहां तक भी कोई दिक्कत है ही नहीं, ये धार्मिक गतिविधि है। अच्छा, एक बच्चा बार बार कह रहा था कि सर देखो, ये हमने लिखवा भी दिया था, ठीक है, ये हमने लिखवा भी दिया था दोस्तों, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार की लिपि दिखाना चाहते हैं। आपने मछली की आकृति को तो देखा होगा, ये देखो मछली की आकृति है। मछली की आकृति को इस लिपि में सबसे ज्यादा यूज किया गया है। ये वही लिपि है दोस्तों जो हमें मिली है। ये लिपि देखिए, ये हमने पहले भी आपको बताया है, ये जो एक सींग वाला जो पशु है ये दिखाया गया है, और ये देखो सिंबल के तौर पर लिपि ऐसी बनी हुई है। इस लिपि को आप ध्यान से देख पा रहे हो, ऐसे 250 से 400 सिंबल दोस्तों हमें मिले हैं। तभी तो ये लिपि कठिन हो जाती है, और हम इसे समझ पाने में कामयाब क्यों नहीं हो पाए, तो इन लिपि के जो सिंबल्स है ना दोस्तों, उनको हम समझ नहीं पाए। इन लिपि के सिंबल्स को हम समझ नहीं पाए, लेकिन इनके सिंबल्स को समझने देखकर लग रहा होगा आपको कि ये सिंबल्स जो है कहीं ना कहीं वैसे भी यूज होते हैं। जैसे आप इसे तो जानते ही होंगे बच्चों, ये क्या है, स्वास्तिक चिन्ह है। जैसे आप इसे जानते हो, ये अर्धचंद्राकार है जो इस प्रतिमा में है। ये त्रिशूल तो नहीं है, लेकिन त्रिशूल के आकार का कुछ इस तरीके का है, जिसमें इस तरीके से करके दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से करके दिया हुआ है। ये सारे सिंबल आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ पशुओं के भी सिंबल इसमें आए हुए हैं।
फिश का सिंबल आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखो फिश का सिंबल सबसे ज्यादा बार रिपीट किया गया सिंबल है, ठीक है, रिपीट किया गया है। तो लिपि, देखो लिपि में सब कुछ लिख लिया, लेकिन फिर भी ये पिक्टोग्राफिक थी, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। 250 से 400 सिंबल राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, और उदाहरण के तौर पर आपको सामने नीचे लिखा हुआ है, बताओ अब इससे अलग क्या नोट्स की जरूरत होगी, हमने तो और लिखवा भी दिया था, सीधे सीधे तौर पर सारी चीजें आपके सामने उपलब्ध है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप देखो, ये तो हमने सारी की सारी पूरी लिपि। अच्छा, आपसे किसी भी लोक सेवा आयोग में एक प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी भी लोक सेवा आयोग में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं बताइए। पूछा भी गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं बताइए, यूपीपीएससी के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? अब देखिए, विशेषताएं समझाएंगे और उसके बाद क्लास ऑफ होगी, ध्यान से समझ लो पहले, ठीक है। और कल भी समझाया था आप लोगों को कि फालतू कमेंट बिल्कुल ना करें बेटा, ये आर्कियोलॉजिस्ट और विषय विशेषज्ञ निर्धारित करते हैं कि स्क्रिप्ट जो है वो राइट टू लेफ्ट कैसे लिखी गई है, उन्होंने जाना है, सिंबल्स का मिलान किया है और इस तरीके से बताया है चीज़ों को, ठीक है। हाँ, उनको उन्होंने बताया है, उन स्क्रिप्ट की उन्हें पहचान थी, उन्होंने एक दो थोड़े ना, कम से कम बहुत सारे स्क्रिप्ट वाले इंस्क्रिप्शन देखे, मुहरे देखी, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है सर कलर कहाँ से आते थे, तो भाई ये तो मतलब बहुत नादान क्वेश्चन हो गया बेटा। बेटा कलर तो वो तैयार करते थे, हमने पाषाण काल में नहीं बताया आपको कि कलर कैसे तैयार किए जाते थे, रासायनिक रंगों का प्रयोग, मिनरल्स का प्रयोग करके, यानी कि जो खनिज पदार्थ है उनका प्रयोग कर करके रंग बनाए जाते थे, ठीक है। रंगों का यूज तो बेटा वहीं शुरू हो गया, भीमबेटका में, भीमबेटका में रंगों का प्रयोग शुरू हो गया, ठीक है। और भीमबेटका में पीला, काला, हरा, लाल, सफेद, बैंगनी, ये सब रंग हमें वहीं पे मिल गए बेटा भीमबेटका में, जो इससे भी हजारों साल पहले की बात है। और ये तो लोग बहुत ज्यादा लखुडियार में भी मिल गए, बिल्कुल सही बात, ये तो याद भी हो गया लगता है बहुत सारे बच्चों को, लखुडियार वगैरह बता रहे हैं बिल्कुल एकदम अच्छे से, ठीक है। भूरा रंग भी बिल्कुल ठीक है, लखुडियार भीमबेटका इनको पूरे तरीके से याद भी हो गया है। हाँ, देखिए यहाँ पे, तो बच्चों सभ्यता की मुख्य विशेषताओं से प्रश्न आता है, और ये प्रश्न कैसे आप डील कर सकते हैं इसके बारे में एक बार जान लो, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहली बात है, इसकी एक विशेषता यह है कि ये भारत में मोस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशन है। अब देखो, इसे हम लिखवा नहीं रहे हैं, लेकिन ये लिखा ही हुआ है, ठीक है। इट वॉज ए मोस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी, ड्यूरिंग दिस पीरियड इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द मोस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशन। क्लियर? तो सबसे विकसित सभ्यता है। हिंदी में से बोलेंगे वाक्य को तो कैसे लिखोगे, लिखना सीखो तुम। समकालीन संसार में पाई गई सबसे विकसित सभ्यता है। दूसरा, यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, अर्थात इस सभ्यता में नगरों को बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, बहुत बड़े बड़े नगर हमें मिले हैं। इसे और विस्तार दे सकते हैं लिखने के क्रम में, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा, बनवाली, कालीबंगा, ये सब नगर हमें, चन्हुदाड़ो, ये सब नगर हमें मिले हैं। क्लियर? अब देखो, तीसरा, ये ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है।
इट वॉज ए ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन। ये समझा चुके कि यहां पर कांसे का ज्यादा प्रयोग होता था, कांसे का ज्यादा प्रयोग होता था। ठीक है, अब बेटा ये क्वेश्चन के जवाब अभी देंगे, हम एक बार इसको समझा दे, 2-4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम उनको समझा देंगे, अभी अभी जवाब दे देंगे आप लोगों के क्वेश्चन का। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दे यूज्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनके द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता था। जैसे कांसे को बनाना एक टेक्नोलॉजी है कि नहीं है? इनके द्वारा कांसे को बनाना क्या था? एक टेक्नोलॉजी था। और बहुत सारी मूर्तियों और इस तरीके की चीजों को और कारखाने बनाने, जैसे मन के बनाने का कारखाना है दोस्तों, तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी के बिना हो पाया होगा क्या? टेक्नोलॉजी के बिना थोड़ी ना हो पाएगा। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नॉलेज इन्हें बहुत ज्यादा थी। यूनिक सील्स, यहां से अद्भुत तरीके की यूनिक सील्स मिली है, अद्वितीय यूनिक सील मिली है, और अद्भुत मुहरें मिली है। टाउन प्लानिंग, इनकी नगर योजना संसार की सभी सभ्यताओं में विशिष्ट स्तर की नगर योजना रही है। नगर योजना को बहुत बेहतर तरीके से आपको समझा भी दिया था, लिखवा भी दिया था। ठीक है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम अद्भुत किस्म का रहा है। समकालीन सभ्यताओं में ऐसी जल निकासी व्यवस्था दिखाई नहीं देती जैसी सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई देती है। अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, ट्रेड सिस्टम यानी कि व्यापार सिस्टम, व्यापार का जो सिस्टम है दोस्तों वो बहुत शानदार है। एक बार ही हम आपको बता दें कि व्यापार किस तरीके से होता था। व्यापार 2 तरीके से होता था। एक यानी कि जो कि आंतरिक भागों में व्यापार होता था, यानी कि एक स्थल से दूसरे स्थल में, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या दूसरे स्थलों के बीच में व्यापार हो, इसको बोलते हैं। यह व्यापार कैसा है? यह व्यापार है आंतरिक व्यापार। यह कैसा है? आंतरिक व्यापार, इंटरनल ट्रेड है ये, इसको कहेंगे इंटरनल। और एक ट्रेड होता था एक्सटर्नल ट्रेड, जब आप एक देश का यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किसी दूसरी सिविलाइजेशन के साथ व्यापार करे। जैसे हमारी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे ईरान से, इराक जिसको मेसोपोटामिया कहा जाता था, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता आपको पता ही चला होगा। ठीक है, जैसे मिस्र से व्यापार करते थे, ईरान से, अफगानिस्तान से, इन सब जगहों से व्यापार करते थे। अफगानिस्तान तो इसी सभ्यता के अंतर्गत आ जाता था। तो इनसे भी बड़े स्तर पर क्या होता था? व्यापार होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने व्यापार की विशेषता के कारण भी जानी जाती है। व्यापार न केवल इंटरनल था बल्कि एक्सटर्नल भी था। इसके अलावा पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, भाव चित्रात्मक लिपि, ये तो हमने आपको बता दिया। ये सारी विशेषताएं यानी कि जो जो हम पढ़ते हैं वो सब स्ट्रक्चर विशेषताओं में आ जाता है। ये तमाम विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता की है। क्लियर हुआ? तो ये हमारा दूसरा चैप्टर था दोस्तों। ये हमारा कौन सा चैप्टर था? दूसरा चैप्टर था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद अब आर्ट एंड कल्चर के संबंधित जो चीजें हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमें सीधे मौर्य काल में मिलेगी। किस काल में मिलेगी? मौर्य काल में मिलेगी। ये पीपीटी हम ज्यों की त्यों आपको अभी तुरंत के तुरंत ही आपको अपलोड करवा देंगे, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर हिस्ट्री की क्लास छूट गई है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ने में दिक्कत तो नहीं होगी? बेटा दिक्कत तो नहीं होने देंगे, बट फिर भी हिस्ट्री को पढ़ लेना। हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। हालांकि हम तो बैकग्राउंड बता के चलते हैं आप लोगों को, ठीक है, ताकि हम जोड़ दें आपको और ताकि आपको ये ना लगे कि सर क्या बता रहे हैं। ठीक है, हम पूरा कनेक्ट कर देते हैं इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर हुआ? और कोई क्वेश्चन हो एक आध तो आपका क्वेश्चन कोई पूछ सकता है बच्चों, एक आध क्वेश्चन किसी का और हो तो। ठीक है, एनसीईआरटी को बहुत शानदार तरीके से पढ़ो। एक बार बता देते हैं कि एनसीईआरटी को कैसे आपको पढ़ेगा। हाँ, मार्च के लास्ट तक हम कोशिश करेंगे कि इसको खत्म कर दें। ठीक है, लेकिन मार्च के लास्ट तक हम कोशिश करेंगे कि इसे खत्म कर दें,
लेकिन ज़्यादा समय भी लग सकता है, अप्रैल में भी 1-2 क्लासेज जा सकती है, क्योंकि आगे के चैप्टर थोड़े बड़े भी है दोस्तों। ठीक है, तो चिंता नहीं करेंगे, समझ समझ के करेंगे, जल्दी कोई नहीं है। ठीक है, जितना भी समय लगेगा समझाएंगे अच्छे तरीके से, ताकि आपको आर्ट एंड कल्चर समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये चीजें आपको मिलेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। एक बच्चा बोल रहा है सर मेरी उम्र 19 साल और क्या मैं यूपीएससी की तैयारी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो, बल्कि ये तो सही समय है। जब 21 साल के होंगे, तैयारी पूरी हो जाएगी और पहला अटेम्प्ट दोगे, पहले ही अटेम्प्ट में पास, और यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर बन जाओगे और सेक्रेटरी पद तक जाओगे। जब प्रमोशन मिलेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट लेंगे बेटा, टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चैप्टर हो जाएंगे तो एक टेस्ट बनाकर आपको देंगे और उस टेस्ट को आपको सोल्व करना है। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट समाज का विभाजन अपने तरीके से मिले हुए उपकरणों के आधार पर करते हैं कि कौन कौन से काम होते थे तो इन्हें कौन करता होगा, उस तरीके से हैं। ठीक है, हिस्ट्री वीक है तब भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, तब भी हम बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करके पढ़ा रहे हैं। ठीक है बेटा, अब जल्दी से बता दो सारी चीजें समझ में आ गई क्या? एक बार सभी लोग यस बोलो यदि समझ में आई है तो। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। एनसीईआरटी पढ़ो बेटा, इंग्लिश की भी पढ़ो, हिंदी की भी पढ़ो, बेसिक क्लियर हो जाएगी थोड़ी। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच। कल की क्लास में मिलते हैं और कल की क्लास में मिलकर आगे की पक्षों पर चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में हम पहुंच गए हैं, चैप्टर 8 है इस बुक में और तीसरे में हम कल प्रवेश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।